नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना जरूरी कर दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला के बाल काटने के विवादास्पद तरीके पर केस दर्ज होने के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने माफी मांग ली। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली की दरों में बड़ी राहत दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने इस मामले में 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई। यह खबर आ रही है कि धाराएं मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक बंद करने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है, ये सवाल उठ रहा है। चमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, क्या और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए पंजाब पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक जो है वो थाना कुलगढ़ी में जो फिरोजपुर के पास थाना है, उस पर 150 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर में धारा 283 लगा के ट्रैफिक बंद करने की धारा लगाई है, जो कि रोड में। हालांकि उस एफआईआर में प्रधानमंत्री के तख्त का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक वीआईपी मूवमेंट के नाम पर जो है धारा लगा दी गई है और वो धारा सिर्फ 200 रुपए के प्रावधान तक जो है उससे जमानत भी हो सकती है। जी, और यह बात तो कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के सांसद मनीष तिवारी ने भी मानी। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच की मांग की और पाकिस्तान की सरहद के पास हुई लापरवाही पर चिंता जताई। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के लिए किए गए सुरक्षा के इंतजामों में उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन मनीष तिवारी ने जो बयान दिया उसे सुनकर लगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर वो अपनी ही पार्टी की सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस बात पर चिंता जताई कि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था वो बॉर्डर के नजदीक था और प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। कि जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है। जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज्यादा होती है। वो इस मामले में केंद्र और राज्य के अलग अलग जांच करने के पक्ष में भी नजर नहीं आए। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए। मनीष तिवारी बोले तो बीजेपी ने उनके बयान का हवाला देकर चन्नी पर हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो दो टूक कहा कि ये प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में पंजाब सरकार को पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाल दी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी और कांग्रेस में चल रही जबानी जंग के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में था। यह बयान उन्होंने तब दिया जब पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उनके अपने सीएम यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। जबकि मनीष तिवारी कह रहे हैं कि फिरोजपुर मोगा नेशनल हाईवे, मतलब कि वो जगह जहां प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी रही, वो भारत की सरहद से केवल 10 किलोमीटर दूर है और वहां प्रधानमंत्री का फंसना खतरे से खाली नहीं था। यही नहीं, उनका तो यह तक कहना है कि वो 20 मिनट जब तक पीएम उस फ्लाईओवर पर खड़े रहे वो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में थे। मतलब उन 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात पाकिस्तान की तोपों की रेंज 35-36 किलोमीटर से ज्यादा है और प्रधानमंत्री और उन तोपों के बीच की दूरी उससे काफी कम थी। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक होती और पीएम यू टर्न लेकर नहीं लौटते तो अनहोनी भी हो सकती थी। यह बात खुद मनीष तिवारी कह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बसे जिले फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाकों को बहुत संवेदनशील माना जाता है और वहां अक्सर टिफिन बम और विस्फोटक मिलते रहते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली का ऐलान 1.5 हफ्ते पहले ही हो चुका था। मतलब यह कि पंजाब पुलिस के पास सुरक्षा के इंतजाम करने का काफी समय था, लेकिन वो इंतजाम कम से कम उस फ्लाईओवर पर नजर नहीं आए जहां प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया था। और यह सब तब हुआ जब बॉर्डर पर बसे जिले फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाकों में आए दिन टिफिन बम और विस्फोटक मिलते रहते हैं। फिरोजपुर के पास के इलाके जलालाबाद में तो पिछले साल सितंबर महीने में एक धमाका हुआ था
जिसकी जांच के बाद एनआईए ने टिफिन बॉम्ब सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम गुरमुख सिंह है। और यह शख्स फिरोजपुर के पास के जिले मोगा के रोड़े गांव का रहने वाला है। और प्रधानमंत्री का काफिला जहां फंसा था वो जगह थी फिरोजपुर मोगा हाईवे। यही नहीं, खालिस्तान समर्थक लखबीर सिंह रोड़े भी इसी इलाके का है। कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह ने इस समय पाकिस्तान में शरण ली हुई है। और पता चला है कि एनआईए की जांच में गुरमुख सिंह ने माना था कि कुछ टिफिन बॉम्ब की डिलीवरी फिरोजपुर में भी हुई थी, जो लखबीर सिंह के कहने पर की गई थी। मतलब यह कि प्रधानमंत्री 20 मिनट तक एक ऐसी जगह पर फंसे रहे जो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में ही नहीं थी, बल्कि वहां के आसपास के इलाकों में आतंकी हमलों का भी खतरा था। और यही वजह है कि बार बार इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि बॉर्डर के इतने नजदीक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ताक पर क्यों रखी गई। आखिर क्यों प्रदर्शनकारियों को वहां से नहीं हटाया जा सकता था, जबकि यह बात सबको मालूम है कि बॉर्डर के राज्य पंजाब का फिरोजपुर जिला हाईली सेंसिटिव माना जाता है। यहां तक कि वहां का हुसैनीवाला शहीद स्मारक, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था, वो तो पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल नजदीक है। और पाकिस्तान के गंडावाला गांव से हुसैनीवाला की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। पिछले साल दिवाली से पहले हुसैनीवाला के पास के गांव अलीके से पुलिस ने टिफिन बम बरामद किया था और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यही नहीं, पास के ही एक और गांव से हैंड ग्रेनेड भी मिला था। पिछले साल 15 सितंबर के बाद से फिरोजपुर और आसपास के इलाकों में 4 टिफिन बम मिल चुके हैं। मतलब यह कि न सिर्फ जिस रास्ते से प्रधानमंत्री फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, बल्कि उनके कार्यक्रम वाली जगह भी बेहद संवेदनशील थी। उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। इस बीच मामले की जांच तेज हो गई। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का जो फिरोजपुर दौरा रद्द हुआ था, उसके लिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और बयान जारी किया था कि पंजाब पुलिस ने पीएम के सड़क के रास्ते पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। 2 दिन पहले के इस मामले की कुछ और तस्वीरें आईं, जिनमें साफ साफ दिखा कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी रही। गाड़ी के बाहर एसपीजी के जवान और गाड़ी के अंदर पीएम रास्ता खुलने का इंतजार करते भी नजर आए। इन तस्वीरों में एक तरफ प्रधानमंत्री का काफिला और दूसरी तरफ कई बसें जैम में फंसी दिखी। इस वीडियो के अलावा एक एनिमेटेड वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर लगा कि वो 5 जनवरी की घटना का ही एनिमेशन है, क्योंकि उसमें हूबहू वही होता दिखा जो 2 दिन पहले पंजाब में हुआ था। इस वीडियो में दिखा कि एक फ्लाईओवर पर भीड़ ने पीएम का रास्ता रोक दिया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 1 साल से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अटकलें लगी कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने का प्लान 1 साल पहले ही बना लिया गया था, जिसे उस समय अंजाम दिया गया जब पीएम फिरोजपुर जा रहे थे। इस बीच पूरे मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली और गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर मोगा हाईवे पर पहुंची। उनके साथ फिरोजपुर के डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। फ्लाईओवर पर पहुंचते ही इस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका होगा। इस मामले की जांच के लिए बनी इस कमेटी के सदस्यों ने मोबाइल पर घटना का वीडियो देखकर भी 2 दिन पहले के हालात समझने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की पड़ताल के दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। एक तरफ केंद्र ने मामले की जांच शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी कार्रवाई की और प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के मामले में 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिनमें तरन और मोगा समेत 5 जिलों के एसपी शामिल हैं। इन सब पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में कार्रवाई हो सकती है। खबर है कि जांच के लिए केंद्र की 3 सदस्यों की टीम ने 5 जिलों के एसपी समेत 13 अधिकारियों को बुलाया है। केंद्र की इस कमेटी में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना, एसपीजी के आईजी ए सुरेश और आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलवीर सिंह शामिल हैं। खबर है कि 3 जनवरी को एसपीजी ने पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा था कि किन किन संगठनों से पीएम को खतरा है। इन संगठनों में वो किसान संगठन भी शामिल हैं जिन पर प्रधानमंत्री के काफिले का घेराव करने का आरोप लगा है। एक तरफ जांच ने रफ्तार पकड़ी, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए। दिल्ली के रोहताश नगर इलाके में तो पार्टी के कई कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी पुतले फूंके। सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसको लेकर यहाँ पर इनका गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजघाट पर दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं और सांसदों ने मौन रहकर धरना दिया।
इस दौरान सभी नेता कोरोना के खतरे का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पीएम की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने पहले भी प्रधान मोदी जी के साथ कई षड्यंत्र रचे हैं। इसी तरह की तस्वीर संसद भवन की गांधी प्रतिमा के सामने भी नजर आई, जहां बीजेपी के कई सांसदों ने मौन रहकर धरना दिया। बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखा कि सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस का विरोध किया। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई कार्यकर्ता दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की दुआ मांगी। इसी तरह मुंबई की हाजी अली दरगाह पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और उन्होंने पीएम की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए चादर चढ़ाई। एक और बीजेपी प्रधानमंत्री के लिए पूजा कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर उसका और कांग्रेस का घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस की ओर से बयानबाजी तेज हो गई। और झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री पर पंजाब के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है अब जाइए पाकिस्तान, वहीं खाइएगा बिरयानी। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीजेपी पर सहानुभूति जुटाने की कोशिश का आरोप लगाया। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को प्रधानमंत्री के प्रति उनकी नफरत करार दे दिया। सोच कांग्रेस की विभाजनकारी है, इसीलिए अखंड भारत की विचारधारा के प्रधानमंत्री इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जानबूझकर प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और कांग्रेस पर हमले जारी रखे। लेकिन सिद्धू के प्रधानमंत्री पर हमले के बाद इस जुबानी जंग ने जारी रही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार का बचाव किया और सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी सिद्धू पर भड़क गई। प्रधानमंत्री की प्रति अपशब्द और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गले मिलो, जप्पियां पप्पियां करो, उनको कहो मेरा यार दिलदार। बीजेपी पहले भी सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती पर सवाल खड़े कर चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले से जुड़ी सभी जानकारियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करवाई जाएं। ऐसा इन दस्तावेजों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी, खुफिया एजेंसियों और पंजाब पुलिस की थी और कोर्ट यह देखेगी कि लापरवाही हुई तो किससे हुई, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। इस मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार ने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक ये दोनों कमेटियां कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि जांच किस तरह से की जाएगी। इससे पहले अदालत में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले एक संगठन ने उसके बहिष्कार का ऐलान किया था, इसलिए यह कोई मामूली चूक नहीं है। जबकि पंजाब सरकार ने माना कि पीएम की सुरक्षा इंतजामों में कमी रह गई और अदालत जैसे चाहे वैसे जांच करवा सकती है। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब में मामला पीएम की सुरक्षा में चूक से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना और पंजाब सरकार को भी आखिरकार मानना पड़ा कि सुरक्षा व्यवस्था में खामियां थी। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू समेत कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे को पंजाब के अपमान से जोड़ने में जुटे हैं, जबकि पंजाब से ही कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सीमा के इतने नजदीक पीएम की सुरक्षा में लापरवाही बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिरोजपुर कई महीनों से आतंकियों के निशाने पर भी है, जहां टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड तक बरामद हो चुके हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से। चीन में अब फलों में कोरोना पाया गया है। फलों पर भी इस खतरनाक वायरस ने धावा बोल दिया है। मतलब अब फल खाने से भी कोरोना होने का खतरा है। यह हुआ है उसी चीन में जहां से पूरी दुनिया में कोरोना विस्फोट हुआ और अब वहीं पर फलों में कोरोना पाया गया है। खबर है कि चीन के पूर्व में जियांग प्रांत और उसके पड़ोसी जियांगशी प्रांत में कम से कम 9 शहरों में ड्रैगन फ्रूट नाम के फल में कोरोना वायरस पाया गया है। यह फल चीन में वियतनाम से आता है। अब जब फल में भी कोरोना मिल गया तो चीन में प्रशासन के हाथ पांव ऐसे फूले कि वहां कई सुपरमार्केट बंद कर दिए गए। विदेश से आने वाली खाने की चीजों की इमरजेंसी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच हो रही है। जिन जिन लोगों ने ड्रैगन फ्रूट खरीदे उन्हें अपने घरों में क्वारंटीन होने का आदेश दे दिया गया है। उन्हें कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में तो लोगों के स्ट्रॉबेरी खरीदने पर भी कोरोना टेस्ट करवा लिए गए, क्योंकि वो उसी स्टोर से खरीदी गई थी जहां ड्रैगन फ्रूट भी बिक रहा था। खुद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट के स्टॉक में कोरोना के मिलने की खबर छाप चुका है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
रवि, तो अब क्या ये इस ड्रैगन फ्रूट मामले में हो क्या रहा है? जी किशोर, जिन फलों में कोरोना वायरस मिला है वो वियतनाम से आए थे और चीन के 2 प्रांतों के 9 शहरों में जब फलों की जांच कराई गई तो उसमें कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कई बाजारों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और वियतनाम से फलों के आयात पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यहां तक कि विदेशों से कोई भी खाने पीने की जो चीज आ रही है उसकी पूरी तरीके से जांच कराई जा रही है। अब तक तो यही पता था कि कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है, लेकिन चीन में ऐसा कांड हुआ है कि पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। वहीं चीन जिसने पूरी दुनिया में कोरोना विस्फोट किया, वहां फलों में कोरोना वायरस मिल गया है। फलों में कोरोना वायरस मतलब अगर फल खाया तो शरीर को पोषण मिले या ना मिले, कोरोना हो सकता है। यह डर कोई हवाई नहीं है, बल्कि खुद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स वहां ड्रैगन फ्रूट नाम के फल में कोरोना के मिलने का दावा कर चुका है। यह हुआ है चीन के पूर्व में जियांग प्रांत और उसके पड़ोसी जियांगशी प्रांत में, जहां के कम से कम 9 शहरों में ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया है। हालांकि खाने के जरिए इंसान में कोरोना वायरस के फैलने का कोई सबूत नहीं है। WHO भी मानता है कि यह लगभग नामुमकिन है, लेकिन चीन के जियांग और जियांगशी प्रांत में पड़ोसी देश वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट के स्टॉक का कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। ऐसे मामले चीन के शांशी, हेनान और हुबे प्रांतों में भी सामने आए हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट का स्टॉक जिन डिब्बों में आया उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन अब चीन में लोगों के मन में ड्रैगन फ्रूट का खौफ ऐसा घर कर गया है कि वहां के सुपरमार्केट और फलों की डिलीवरी करने वाली कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों ने ड्रैगन फ्रूट बेचना ही बंद कर दिया है। यहां तक कि लोग अब फल खरीदने से पहले पूरी पूछताछ कर रहे हैं कि वो आया कहां से है। और तो और चीन में लोगों ने ड्रैगन फ्रूट तो क्या, जिंदगी में कोई भी फल ना खाने की कसम सी खा ली है, क्योंकि कुछ इलाकों में लोगों के कोरोना टेस्ट सिर्फ इसलिए करवा लिए गए क्योंकि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट वाले स्टोर से स्ट्रॉबेरी खरीदी थी। यानी पहले इंसानों को अपनी चपेट में लेने के बाद कोरोना फलों को शिकार करने निकल पड़ा है। हालांकि फल से कोरोना के फैलने का कोई सबूत अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो चीन ने फलों की भी कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। वहां इंपोर्टेड फलों के सुपरमार्केट की शेल्फ पर पहुंचने से पहले पूरी तरह स्क्रीनिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं उनमें कोरोना वायरस तो नहीं। कई जगहों पर तो सुपरमार्केट तक बंद कर दिए गए। जिन मंडियों में वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट आता है वहां सख्त नियम लागू हो गए। जियांग प्रांत के शाओशिंग शहर में तो 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन रहने का फरमान सुना दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने या तो वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट को छुआ या खाया या उसके आसपास रहे। वहीं जियांग प्रांत के ही जिनुआ शहर में भी ड्रैगन फ्रूट में वायरस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहां इंपोर्ट किए गए फलों के बारे में प्रशासन ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। वहां इंपोर्टेड फल बेचने वाले स्टॉल को दिन में कम से कम 2 बार सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, यह भी आदेश दिया गया है कि जो लोग इंपोर्टेड फलों के सीधे संपर्क में आएंगे, जैसे कि फल बेचने वाले, उन्हें हर 7 दिन में कोरोना टेस्ट कराना होगा। दूसरे शहरों में भी फल बेचने वालों से लेकर जिन लोगों ने इंपोर्टेड ड्रैगन फ्रूट खरीदा या उस स्टोर में गए जहां कोरोना वाला ड्रैगन फ्रूट था, उन्हें भी घर से बाहर न निकलने का ऑर्डर दिया गया है। और तो और ऐसे सभी लोगों को तुरंत अपना कोरोना टेस्ट कराने का भी आदेश दिया गया है। चीन में ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दिसंबर से सामने आ रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट वहां आता है वियतनाम से। चीन बड़ी तादाद में वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट इंपोर्ट करता है। वैसे चीन में फलों में कोरोना पाए जाने की खबरें इससे पहले भी सामने आई थी। पिछले साल सितंबर में भी चीन में वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट के इंपोर्ट पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी गई थी। तब भी ड्रैगन फ्रूट की पैकेजिंग और जिन गत्ते के डिब्बों में वो पैक होकर आए थे उनमें कोरोना के मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी। पिछले साल ही जनवरी में वहां चेरी की बिक्री भी गिर गई थी, क्योंकि तब वहां ऐसी खबरें फैल गई थी कि विदेश से आई चेरी में कोरोना वायरस पाया गया है। कोरोना की वजह से चीन में हाई अलर्ट है। अगले महीने वहां की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होनी, इसलिए चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर वहां कोरोना के मरीज बढ़े तो विंटर ओलंपिक्स रद्द हो सकती। यही वजह है कि चीन जरा सा भी रिस्क नहीं उठाना चाहता। उधर चीन ही नहीं, अपने देश में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच बिहार से बड़ी खबर आई, जहां मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी। वहां स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। इसके अलावा वहां नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है, जबकि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड भी सुरक्षित करने के लिए कह दिया गया है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चल रहा है बिहार के बारे में? जी किशोर, बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के सभी
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। और इससे पहले बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और साथ ही बिहार के सभी मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क और जू को बंद करने का आदेश दिया गया था। अगर जरूरत पड़ी और कोरोना संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बिहार में और भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मतलब साहब है कि सरकार कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने कई पाबंदियां लागू कर दी। एक दिन पहले ही राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया और उसके साथ ही बिहार सरकार ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दे दिया। नए आदेश के तहत 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बिहार के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। साथ ही वहां भी सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करके ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा चंडीगढ़ से भी सभी जिम और स्पा बंद करने के आदेश दिए गए और भीड़ भाड़ वाले बाजारों को शाम 5 बजे तक ही खुलने की इजाजत दी गई। चंडीगढ़ में कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटने के लिए पूरे शहर में प्रशासन ने कई टीमों को भी तैनात कर दिया। लेकिन बिहार में जहां एक तरफ पुलिस नई पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाने में जुटी है, वहीं भागलपुर में नगर निगम की मेयर ने कोरोना नियमों की अनदेखी कर दी। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मंदिरों को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मेयर सीमा साहू कुछ लोगों के साथ मंदिर में ही बैठक करने पहुंच गई। बताया गया कि उन्होंने खुद मंदिर का गेट खुलवाया और मंदिर में दाखिल हुई। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठक शुरू कर दी। इस बैठक में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी भी नहीं बनाई। हालांकि बिहार में लागू नाइट कर्फ्यू की पहली रात को मिला जुला असर देखने को मिला। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसे लागू कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस के कई अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। आप सभी से ज्यादा निवेदन है कि आप अपनी दुकान को 8 बजे तक निश्चित रूप से बंद कर लें। भागलपुर में भी सभी चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वो रात में बेवजह घूम रहे लोगों पर निगरानी रख सकें। इसके साथ ही पुलिस ने रात 8 बजे के बाद खुली कुछ दुकानों को बंद करवा दिया, जिसका जायजा खुद जिले के एसएसपी ने लिया। और मेडिकल दुकानों को छोड़ के लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान कई इलाकों में पुलिस नदारद रही। अच्छी बात यह रही कि वहां के ज्यादातर लोग इस नियम का पालन करने के लिए खुद ही अपने घरों में कैद हो गए, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर 1-2 लोग रात में घूमने से बाज नहीं आए। कोरोना पर बहुत बड़ी खबर आई। कोरोना के बारे में एक बड़ी चेतावनी दी गई है। चेतावनी यह कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी का अंत नहीं है। मतलब कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना खत्म नहीं होने वाला, बल्कि उसके बाद आएगा कोरोना का नया वेरिएंट, क्या आ सकता है, जिसके आगे पुराने वेरिएंट कहीं नहीं टिकेंगे। दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट इतना ताकतवर और खतरनाक हो सकता है, इतनी तेजी से फैल सकता है कि दुनिया को संभलने का मौका तक नहीं मिल सकता। यह दावा किया है ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के वैज्ञानिक रविंद्र गुप्ता ने। बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेगा, जिससे कोरोना का जो पुराना डेल्टा वेरिएंट है, जो कि लोगों की जान तक ले चुका है, वो गायब हो जाएगा और महामारी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक के दावे ने सांसें अटका दी हैं। वहीं नया वेरिएंट तो भविष्य की बात है, बला बनकर सिर पर मंडरा रहे ओमिक्रॉन पर भी WHO ने चेतावनी दे दी है। WHO के चीफ टेड्रोस एडहेनोम ने साफ कहा है कि ओमिक्रॉन को हल्के में न लिया जाए, उसे कोई मामूली कोरोना वेरिएंट न माना जाए, क्योंकि वो दुनिया भर में लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है, उनकी जान तक ले रहा है। बल्कि WHO को तो कहना है कि ओमिक्रॉन ने दुनिया में कोरोना मरीजों की ऐसी सुनामी ला दी है कि हेल्थ सिस्टम चरमराने लगा है। कई सदी में पिछले अलग अलग वेरिएंट के मुकाबले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लोगों को गंभीर रूप से बीमार करने की संभावना कम पाई गई है। इसलिए अब तक लोग यही मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना का कमजोर वेरिएंट है। लेकिन WHO ने साफ कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच के रहें। कोरोना वायरस के बारे में बड़ी चेतावनी, ऐसी चेतावनी कि पैरों तले जमीन खिसक जाए। दावा किया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी का अंत नहीं है। मतलब कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना खत्म नहीं होने वाला, बल्कि उसके बाद नया वेरिएंट पैदा होगा जो कि ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो सकता है। ऐसा वेरिएंट जो इतनी तेजी से फैल सकता है कि दुनिया को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यह दावा है ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के वैज्ञानिक रविंद्र गुप्ता का। रविंद्र गुप्ता ने हाल ही में ओमिक्रॉन पर एक स्टडी की और बताया, ऐसा माना जाता है कि वक्त के साथ वायरस कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन कोरोना के केस में ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो आराम से फैल रहा है, इसलिए मामले की इससे ये मानने की कोई वजह नहीं है कि वो कमजोर पड़ेगा, मतलब कि वो एक बार फिर अपना नया रूप ले सकता है। ये दावा डराने वाला है, क्योंकि अब तक तो यही माना जा रहा था क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेगा, जिससे कोरोना का पुराना डेल्टा वेरिएंट कितने ही लोगों की जो जान ले चुका है वो खत्म हो जाएगा और महामारी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक के दावे ने सांसें अटका दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वायरस का नया वेरिएंट बनेगा कैसे, तो इसके लिए वायरस के म्यूटेशन को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस किसी इंसान के शरीर पर धावा बोलता है तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, अपनी आबादी बढ़ाना। इसके लिए वो खुद को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि मरीज के शरीर में अपनी जैसी कई कॉपी बनाता है, लेकिन हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। अपनी कॉपी बनाते बनाते वायरस एक गलती कर बैठता है और इसी गलती को म्यूटेशन कहते हैं। वायरस का नया वेरिएंट इससे पैदा हो जाता है। अगर हमें भी कोई वाक्य बार बार लगातार लिखना हो तो हो सकता है कि 10वीं बार में या 20वीं बार में 100वीं बार में हम वाक्य जब हूबहू न लिख पाएं, कोई गलती कर दें, कभी कोई मात्रा गलत हो जाए या कहीं कोई कॉमा छूट जाए। वायरस से भी वैसे ही गलती हो जाती है और वो म्यूटेट हो जाता है। वायरस म्यूटेट होते रहते हैं और उनके म्यूटेशन के पीछे कोई गणित नहीं होता, ये अपने आप होता है, अचानक होता है। वायरस के म्यूटेशन से वायरस तो वही रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो एक नया रूप ले लेता है। वायरस के नए वेरिएंट को पैदा होने से रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है और उसका म्यूटेशन रोका जाए। और म्यूटेशन रोकने का उपाय यह है कि वायरस को फैलने से रोका जाए, क्योंकि वायरस जितना ज्यादा लोगों के शरीर में घुसेगा उतनी ज्यादा अपनी कॉपी बनाएगा, उतना ही ज्यादा म्यूटेट होगा। और कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें नियमों को पहले से सख्त करते हुए कुछ बदलाव भी किए गए, जिनके मुताबिक एट रिस्क कंट्रीज यानी ऐसे देश जहां कोरोना का खतरा है उनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई। हालांकि 1 दिसंबर को जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें ऐसे मुल्कों की संख्या 11 ही थी, जिनमें यूके समेत यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, हांगकांग, सिंगापुर और इजराइल के नाम थे। लेकिन अब जो लिस्ट आई है उसमें सिंगापुर का नाम हटाते हुए 9 और नाम जोड़े गए हैं। इनमें घाना, तंजानिया, केन्या, कोंगो, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान और नाइजीरिया के नाम शामिल हैं, जिनके लिए नए दिशा निर्देश 11 जनवरी से लागू हो जाएंगे। तब इन 19 देशों से आने वालों को एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट करवाना होगा और सैंपल देने के बाद वहीं उनको रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उनको अपने घर में 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उसके बाद 8वें दिन RT-PCR टेस्ट फिर करवाना होगा। वहीं राजस्थान सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिनमें जयपुर और जोधपुर भी शामिल हैं। गहलोत सरकार ने इन दोनों ही जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं को 17 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वो अपने स्टाफ के वैक्सीनेशन पर जोर दें और जरूरत पड़े तो स्कूल और कॉलेजों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया गया कि जिन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव न हो, वहां केवल 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाया जाए। साथ ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यह दिशा निर्देश भी जारी किए कि अगर सरकार की अनुमति के बिना किसी शादी समारोह या दूसरे समारोह का आयोजन किया गया तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इजाजत मिलने के बाद भी किसी शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि राजस्थान सरकार ने साफ किया कि तमाम पाबंदियों के बावजूद राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के बीच देश भर में कोरोना मरीजों में उछाल के साथ ही अस्पतालों में बेड की डिमांड भी बढ़ने लगी है। ये आंकड़े तेजी से मुंबई में बढ़ते देखे गए, जहां 6 जनवरी तक 35,594 बेड में 5,998 कोरोना मरीजों से भरे थे, जबकि यह संख्या 5 जनवरी को 35,487 बेड पर 5,104 मरीजों की थी। इसी तरह गुजरात में भी कोरोना मरीजों में बेड भरते चले गए। वहां 6 जनवरी को 453 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जबकि 5 जनवरी को राज्य में कोरोना मरीजों से भरे बेड की तादाद 390 थी। बिहार में भी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन पहले कोरोना की चपेट में आए 85 लोग भर्ती हुए थे, जबकि यह संख्या 2 दिन पहले 63 थी। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 23,947 बेड मौजूद हैं, जिनमें 5 और 6 जनवरी यानी दोनों दिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 2009 रही, जबकि 4 जनवरी को कोरोना मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने का यह आंकड़ा 1668 रहा था। पाबंदियों और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई।
वहां एक मुस्लिम धर्म सम्मेलन में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों का मजाक बनाकर रख दिया। जिला प्रशासन ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के नेता तौकीर रजा खान को इस सम्मेलन में 300 लोगों के जुटने की इजाजत दी थी, लेकिन बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, और वो भी बिना मास्क के। इस मुस्लिम धर्म सम्मेलन में पहला नियम यह टूटा कि वहां भीड़ जुटी। दूसरा ये कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए, जिन्होंने लगाए भी केवल खाना पूर्ति के लिए। और तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जैसे वो सब भूल ही गए हों। लेकिन हाँ, उनमें कोई भी देश हित के नारे लगाने से नहीं चूका। न सिर्फ मैदान में बल्कि मंच पर जुटे लोगों के लिए भी मास्क महज खिलौना बनकर रह गया। किसी में भी कोरोना का खौफ तो दिखाई नहीं। यहां तक कि आईएमसी नेता तौकीर रजा खान भी मास्क लगाए बिना ही लोगों के बीच मौजूद रहे।